नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान की ज्योग्राफी का मानव संसाधन चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। और इसके साथ ही ये मानव संसाधन का जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या से संबंधित, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ ही जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, इसमें लास्ट पार्ट किया था, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर है? ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसके आगे होगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में किसका नंबर आता है जहां जनसंख्या राजस्थान में सबसे कम है? तो जैसलमेर के बाद के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि जैसलमेर से ऊपर और कौन सा आता है सेकंड नंबर पर जहां जनसंख्या सबसे कम है। तो ये कमेंट करके बताइएगा आप। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, एक आपकी जानकारी के लिए और है कि जो राजस्थान जीके का कोर्स हमने अभी चला रखा है ऐप पर, उसमें आज 13 जुलाई है। और 13 जुलाई का आज रात की 12 बजे तक है, वो 999 में रहेगा कोर्स। इसके बाद 12 बजे के बाद से वो वापस 1499 का हो जाएगा। तो कोई विद्यार्थी अगर उसको अभी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है पूरा कंप्लीट, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, कि उसको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिले और बहुत अच्छी संख्या में, शानदार संख्या में, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और हालांकि उसमें विद्यार्थी राजस्थान जो पढ़ना चाहते हैं हर वर्ग से हैं, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस का हो, चाहे वो रीट हो, चाहे पुलिस हो, पटवार हो, अधीनस्थ बोर्ड के कई एग्जाम है जैसे फार्मेसी के, जेईएन के, जिनमें राजस्थान जीके आता है, आरएस के स्टूडेंट हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज लेक्चर के हैं। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है आरपीएससी का, उसमें फर्स्ट पेपर में, जो कि 200 नंबर का होता है, फर्स्ट पेपर में पूरा का पूरा 50% जो पार्ट है वो राजस्थान जीके का है। और वो यही राजस्थान है जो आपको पढ़ा रहे हैं उस कोर्स में। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप में से कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे। तो भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 मिलियन से बढ़कर 2011 में 1210.19 मिलियन हो गई। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसमें गलत टाइप हुआ है। हमने ऊपर भी जो सारणी है उसमें देखा था, ये 361 मिलियन है, 361.0 मिलियन, ये पॉइंट लगाना इसमें रह गया होगा इनका। 361 मिलियन से, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 361 मिलियन से 1210 मिलियन तक, लगभग 1210 मिलियन जो है, इतनी जनसंख्या हो चुकी है 1951 से 2011 तक। तो ये 361 मिलियन है, ये पॉइंट लगाया नहीं तो ये तो माइनस में हो गया, 3610 से 1210। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट है। और एक पॉइंट ने, देखिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक ये छोटा सा बिंदु कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये 361 मिलियन। सारणी और चित्र यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो कि 1951 में 361, ये फिर पॉइंट आएगा, 361 मिलियन से 1981 में 683, यहां फिर बिंदु आएगा, 683 मिलियन हो गई। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। यानी 51 से 81 तक कितना? 361 मिलियन से 683 मिलियन तक, ये जीरो नहीं है लास्ट। परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में भी तेजी से कमी आई। फिर सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, जागरूकता करती है, तो कुछ तो उसका प्रभाव होगा। राजस्थान में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों के अंतराल में, वृद्धि दर जो है वो 1981 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में 28.41% और 2011 में 21.44% रही। इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की 10 की वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 2001 में जो 10 की वृद्धि दर है, यानी ये 2001 में क्या बता रहा है, ये 1991 से 2001 ये है। और 2011 का मतलब 2001 से 11। तो ये जो समय है
तो पिछले 10 वर्षों का जो है वो होता है 10 के वृद्धि दर। तो 91 से 2001 के बीच में वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो 28.41। और 2001 से 11 तक तो 21.44 राजस्थान का। ये बहुत महत्वपूर्ण रेशो है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यानी 2001 की तुलना में हमारे राजस्थान में जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर में कमी हुई है। 28.41 से 21.44 हो गया। लेकिन भारत के अंदर जो है उससे तो ज्यादा ही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 से अधिक है। लेकिन ये तो भारत की है, तो भारत की तुलना में तो ये 21.44 ज्यादा ही है। राजस्थान में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक और गंगानगर जिले में 10.06% सबसे कम रही। तो 10 के वृद्धि दर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां रही इस अंतराल में? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां रही? गंगानगर में 10.06। इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 122 लाख है, जो कि संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। तो ये वार्षिक वृद्धि दर बताइए इन्होंने, ये कोई आंकड़ा आपके लिए कोई काम का नहीं है, इसमें से पूछता भी नहीं वो। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये आपको ऊपर बताया था, आपके ध्यान में भी होगा। इसके इसके उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि जारी है। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। तो 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है, जिस हिसाब से भारत की वृद्धि दर जारी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। भाई कितनी संख्या में जन्म लेते हैं, उसके कंपैरिजन में मृत्यु दर कितनी है, कहां अलग स्थान पर प्रवास करते हैं, कहां रहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। क्या है कि एक वर्ष में एवरेज प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं वो जीवित जन्म होता है, तो उसे हम जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। तो देखिए मित्रों, जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी इलाज आ चुके हैं, कितनी बीमारियों का सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस कारण से जैसे मान लीजिए पहले अचानक ही लोग को एक समस्या होती थी खत्म, लेकिन अब ऐसा है कि सरकार के द्वारा जैसे मेडिकल है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किए गए हैं, तो उस वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि जन्म दर में भी है, लेकिन जन्म दर तो जो है वो तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मृत्यु दर जो है उसमें तो सरकार अपना प्रयास कर रही है। उन्नीस सौ 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। तो जन्म दर उच्च और मृत्यु दर में लगातार गिरावट, तो संख्या तो बढ़ेगी। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आना प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। तो देखिए पहले तो क्या करते थे, जैसे अब कोई आदमी के संतानें हैं, अब वो ज्यादा सोचते नहीं थे कि भाई हमें जैसे 2 बच्चे करने हैं या तो 2 पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं है। पहले कहते थे कि बच्चे तो भगवान की देन है, अब वो अगर चोंच देगा तो दाना भी अपने आप देगा। भाई किसी आदमी के घर में मान लो खाने की समस्या है, गरीबी है, लेकिन बच्चे 6-6, 7-7, 8-8 हैं, तो क्यों? क्या साहब, जो जिसने जन्म दिया है यानी ईश्वर पे छोड़ दिया, तो दाना भी वही देगा अपने आप ही। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की धारणाएं है। हालांकि ये ठीक है, ये बात कोई ऐसी पूरी तरह गलत भी नहीं है। भाई जो जन्म लेता है ठीक है, लेकिन उसको, वो तो एक मनुष्य के हाथ में है। फिर जितने ज्यादा आप खेतों में ये इतनी क्यों समस्याएं क्यों होती है? एक परिवार में जैसे मान ले एक तो 2 ही संतान है और एक व्यक्ति के जैसे मान लो 5-5, 6-6, 7-7 हैं,
और खेत मान लीजिए उसके पास है 10 बीघा। अब एक तो दो ही बच्चे हों तो 5-5 बीघा में बंट जाएगा, और वही अगर उसके बच्चों की संख्या 7-8 हो तो फिर तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहीं से भी सही नहीं है। तो सरकार अपनी ओर से पूरा जो है वो कर रही है। और अभी देखिए सरकार के द्वारा कोई, केंद्र सरकार के द्वारा कोई नियम भी, एक्ट भी लाया जा सकता है। जिस तरह की चीजें चल रही है, हो सकता है सरकार के द्वारा जो कोई एक्ट भी लेकर के आ जाए। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए एक किस्सा याद आया है। लालू यादव जी के बारे में आप जानते हैं। लालू यादव जी एक बार भाषण देते देते दुनिया को ज्ञान दे रहे थे कि साहब बच्चे जो हैं वो कम होने चाहिए, जनसंख्या वृद्धि दर कम करो। तो जो लालू यादव जी के खुद की शायद 11 पता नहीं 12 संतानें कितनी है, 10 11 12 हैं, खूब हैं। तो किसी ने, पत्रकार ने पूछ लिया, साहब आप दुनिया को कहते हो कि बच्चे जो हैं उसको कंट्रोल करो, 2 बच्चे करो, 2 बच्चे करो, आपके खुद के देखो आपके कितने हैं। तो लालू जी अपनी तरह से उसको समझाते हुए कहते हैं कि तो मेरे खुद के 11-12 हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि 2 ही सफिशिएंट है, 2 ही पर्याप्त है, 2 ही करो, ज्यादा में जो है वो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये है। तो व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब जैसे किसी जगह पे मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। अब जैसे मान लीजिए कोई गंगानगर का रहने वाला है, वो प्रवास करके मतलब कहाँ बाड़मेर में चला गया। तो अब बाड़मेर में जाएगा तो सिर्फ ऐसा थोड़ी आदमी रहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं रोजगार की भी जरूरत पड़ेगी, रहना खाना पीना घर बार सब कुछ चाहिए उसको। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है तो बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है। काउंटिंग जब नेक्स्ट बार में होगी तो इधर एक व्यक्ति कम हो जाएगा, एक जाएगा तो उसके साथ उसका परिवार भी होगा। तो बहुत सी चीजें जो है वो प्रभावित करती है। भारत में अंतरजातीय अंतरराज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती है। तो एक तो कह रहे हैं कि प्रवास कैसे कैसे होता है। तो एक तो ग्रामीण से ग्रामीण में, तो पहले शादी ब्याह जो मित्रों करते थे लोग, जैसे मान लीजिए कोई तहसील है, तो उस तहसील में अब ये 20 25 40 50 गांव हैं, तो रिश्तेदारी जानकारी में ही कर लेते थे। इस घर में है भाई तुम्हारे वो, जैसे मान लीजिए 5 कोस की दूरी पर 10 कोस 15 कोस 25 कोस, बस इसी के 20 25 कोस के अंदर अंदर ही जो है पहले रिश्ते ब्याह कर लेते थे। उस गांव में है तो उससे ब्याह कर लिया, साहब उसके कौन जानकार है, हाँ उसके लड़की है उसके लड़का है, तो ऐसे करके आपस में जो है नजदीक नजदीक कर लेते थे, ताकि बहुत, क्योंकि पहले आने जाने के साधन भी कम होते थे, ऊंट गाड़ा या इसी पे आपको जाना पड़ता था। तो रिश्ते पास पास होते थे, 20 25 कोस के अंदर रिश्ते कर लेते थे। लेकिन वक्त के साथ बदला तो आजकल तो बहुत दूर दूर भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। भाई आपको शहरी क्षेत्रों की देखिए कहीं ना कहीं चीजें व्यक्ति को प्रभावित करती है, आकर्षण होती है। कोई मान लीजिए व्यक्ति गांव में रह रहा है और गांव से वो जयपुर एग्जाम की तैयारी करने आया। उसने देखा साहब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, रोजगार के इतने साधन हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, हॉस्पिटल की सुविधा है, आपके हर चीज की सुविधा है, कहीं भी सामान लाना हो आप बढ़िया से बढ़िया चीज आपको मिल जाएगी। तो फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज से प्रभावित होता है कि यार इतनी फैसिलिटी है यहाँ पे, तो मैं क्यों ना यहीं रह जाऊं, मेरा कोई ना कोई रोजगार मैं कर लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं जो शहरों का एक आकर्षण है वो लोगों को खींचता है अपनी ओर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो ये भी कई कारण होते हैं। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये अपकर्षण का उल्टा होता है आकर्षण। तो गांव के अंदर वो उतनी आकर्षण चीजें उनको लगती ही नहीं, जबकि भाई रोजगार के साधन तो बाहर हैं, लेकिन गांव की जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन खान पान, वो सबसे बेस्ट होता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसी को ही अपनाना पड़ेगा उसको। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने कितने व्यक्ति रहते हैं, वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होता है। अब जैसे मान लीजिए जयपुर में लोग बहुत ज्यादा हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा मिलेगा। और जैसलमेर में चले जाइए, वहां जनसंख्या घनत्व आपको बिल्कुल ही कम मिलेगा। तो ये होता है। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व, ये भारत का बता रहा है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। तो राज्यों की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व देखिए, एक तरफ 1102 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, ये एवरेज है, सर्वाधिक। और अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां है सबसे कम, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये एक सारणी है, जनसंख्या वर्ष देखिएगा, 1901 है, 11, 21, ये 10-10 वर्षों के अंतराल से। तो जनसंख्या जब धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगी, ये इसमें थोड़ा सा एक बार -1 हुआ है और बाकी जो है वो बढ़ा ही बढ़ा है। तो 1900 जो एक है, वहां 77 था, 51 में 117 था, और फिर हर 10 वर्ष पश्चात में 142 हो गया, फिर 177 करते 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 2011 के अंदर जो है वो कितना था, 382। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसमें 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2001 में 165 था। ये आंकड़ा भी आपने खूब इसके गोटे लगाए होंगे। 2011 में 201 व्यक्ति हो गए, और 2021 के आंकड़े जब भविष्य में आएंगे तो फिर आपके सामने फिर से नए सारे आंकड़े होंगे और वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि इस बार जो अगले 6, 7, 8, 10 महीने में, एक साल में जो भी एग्जाम हो, आप उसको क्वालिफाई कर जाओ। वरना उसके बाद हम भविष्य में जनसंख्या के जो भी नए आंकड़े आएंगे, वो सब आपको फिर से रटे लगाने पड़ेंगे, सब बदल जाएंगे। 2011 382 है, फिर आपके ये काम नहीं आएगा, फिर 2021 वाला होगा, वो आपके काम में आएगा। तो कोशिश करो कि इसी बार में निकल जाओ। तो ये है तालिका 12.6 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के आंकड़े हैं इसमें। अब ये मित्रों कुछ आंकड़े देखिएगा, ये हमने पहले भी देखे हैं। राजस्थान का तो 201 है जनसंख्या घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में एवरेज कितने। अब देखिए, आप इसको कहीं ऐसे मत देखिएगा कि मेरे तो जयपुर में ज्यादा रहते हैं और जैसलमेर में कम रहते हैं। ये पूरे राजस्थान का ओवरऑल है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो उसमें जो है इसमें भाग दे करके और फिर जो है ये चीजें निकाली जाती हैं। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है, उसमें आप क्षेत्रफल का भाग वगैरह देंगे तो वो आ जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जयपुर का देखिएगा, सबसे ज्यादा जयपुर में है, 598, और 2001 का 471 था, तो ये बढ़ा ही है। राजस्थान में कौन सा स्थान है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में, पहले नंबर पे जयपुर है, और ये सब सीक्वेंस ही है, 1 2 3 4 3 4। इसके बाद में पांचवा स्थान जो है वो धौलपुर का है, और ये फिर छठा है झुंझुनू का। तो ये आंकड़े जो हैं ये चेंज हुए हैं। तो शुरू में 1 2 3 4, 4 नंबर तक जो है वो ही हैं जो 2001 में थे, और वो ही 2011 में। शुरू के 4 में कोई चेंज नहीं है। ये देखिएगा, जयपुर है सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे भरतपुर है, तीसरे नंबर पे दौसा है, और चौथे नंबर पे अलवर है, अलवर। तो पहले पे जयपुर, दूसरे पे भरतपुर, तीसरे पे दौसा और चौथे पे अलवर। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ये तो सब आसपास ही हैं डिस्ट्रिक्ट जो हैं। उसके बाद इस प्रकार से हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना जनसंख्या घनत्व है। ये 2011 वाले हैं सारे, ये 2001 वाले हैं, और इसमें जो सबसे कम वाले हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे कम जनसंख्या में जैसलमेर का नाम था, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में भी किसका नाम है, जैसलमेर का। तो 17 व्यक्ति जो हैं वो लगभग एवरेज 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद देखिए बीकानेर का नंबर आता है, तो 78 हैं, फिर बाड़मेर 92 और चूरू में 148। तो 100 से नीचे जो हैं वो 3 है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो
तो बाढ़ बिक्का की जय, बाढ़ बिक्का की जय, ऐसे करके चाहे करो चाहे कैसे याद करो, आपसे वो सीक्वेंस पूछेगा। ज्यादातर इन क्वेश्चन में जो पूछता है वो हमेशा सीक्वेंस पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि बताओ बाड़मेर का कितना है। इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं। अब उसको फंसाना ही हो तो वो क्या करेगा, सीधा सा बीच में आप जैसे उसने टोंक दे दिया, अब वो आपसे पूछ लेगा बताओ टोंक का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सारे आंकड़े नहीं याद किए जाते, वो एक नहीं आता वो किसी को ही नहीं आएगा कोई। अब चार ही ऑप्शन है, हर किसी ने तुक्का लगाया, वो भले ही बात है। क्वेश्चन पूछने का भी एक पैटर्न होता है, या तो सबसे ऊपर के पूछेगा या जो सबसे लास्ट वाले तीन चार हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जैसलमेर है 17 है, और उसके ऊपर फिर बीकानेर है 78, फिर है बाड़मेर। और ये तीनों ही देखेगा पश्चिम के हैं। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर जिले का, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का 17। ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है जिसमें जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। तो इसमें जो बहुत ज्यादा डार्क जो रेड में है, जैसे ये जयपुर, दौसा, भरतपुर वाला और ये क्षेत्र है, तो यहाँ 441 से ज्यादा घनत्व है, व्यक्ति 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर 321 से 440, तो इसमें थोड़े से ये हल्के वाले आ जाएंगे, जैसे ये कोटा वाला आ जाएगा, और ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, थोड़ा सा ये। फिर इसके बाद में 201 से 320, तो इसके अंदर फिर ये भीलवाड़ा और अजमेर वाला और ये जो हैं थोड़े हल्के में ये वाले आ जाएंगे। और फिर ये 171 से 200, तो 171 वाला 200 वाला और हल्का है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, टोंक है, बारा है, ये आ जाएंगे इसमें। और सबसे कम 170 या इससे कम, तो फिर ये इधर आ जाएगा, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, ये बना। तो दोस्तों आप इसमें देखिए कि जनसंख्या का वितरण जो है वो हमेशा लगभग जो निर्भर करता है उस जगह की भौगोलिक जलवायु, वहां की सुविधा, मैदानी प्रदेश। आपको पहाड़ों पर्वतों की बजाय, रेगिस्तान की बजाय जो जनसंख्या मिलेगी वो जहां नदियां वगैरह की सुविधा हो, नदियां खूब बहती हो, मैदानी प्रदेश हो, जलोढ़ मिट्टी हो, इस तरह का जो एक प्रदेश होगा वहां आपको लोग खूब मिलेंगे, खेती आसानी से की जाती हो। तो उस संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जो अरावली का जो एक भाग है, यूं कि अरावली पर्वत प्रदेश जो है, इस अरावली से पूरब की तरफ ज्यादातर जो पूरब वाला भाग है वहां आपको जनसंख्या खूब मिलेगी। जयपुर है, भरतपुर, अलवर वाला, ये दौसा वाला, ये बाकी जो प्रदेश में है इधर जनसंख्या आपको खूब मिलेगी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस प्रकार से। और पश्चिमी जो है, चूंकि यहाँ रेगिस्तान है, मरु प्रदेश है, आंधियां हैं, लू चलती है, दोहरे ही दोहरे हैं, तो फिर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के कारण खेती की सुविधा खूब है। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर की तुलना में गंगानगर, हनुमानगढ़ में जनसंख्या घनत्व है वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो उसका कारण जो है वो यही है। इधर और अच्छी सुविधाएं हैं, इधर प्लस रोजगार के कारण कई हैं, तो जयपुर में इसलिए आपको सबसे ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि जयपुर जैसी भौगोलिक स्थिति दूसरे यहाँ आसपास के जिलों की नहीं है, लेकिन चूंकि जयपुर के अंदर रोजगार के साधन ज्यादा हैं, राजधानी है, तो उसका कारण है ये। तो ये देखिए, इसे जूम करके हमने देखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और देखिए, याद करने का तरीका तो यही है, आप इसको दिमाग में मैप को बिठाएं कि इधर 17 है, इधर 78 है, इधर 92 है, तो ये तो 100 से नीचे नीचे वाले हैं। फिर 100 से 200 के बीच में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाले आ गए, ये हैं, ये इस प्रकार से। फिर इधर आओगे 200 से अधिक मिल जाएंगे, 202, 242, 211। डूंगरपुर बांसवाड़ा में खूब ज्यादा है, 368, बांसवाड़ा में 399, कोटा में 374 है, और जयपुर में, दौसा, भरतपुर, इधर तो खूब है ही।
तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है। तालिका राजस्थान के जिलों के जनसंख्या घनत्व को अवरोधी क्रम में प्रदर्शित करती है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे फटे, कटे छटे, पथरीले भूभाग, मध्यम में कम वर्षा, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज समझाई है वो यही है। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो अभी ये चीज वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि आखिर क्या कारण है कि कहीं लोग ज्यादा होते हैं, कहीं लोग कम है। तो ये उसकी जगह की स्थिति पर डिपेंड करता है। अच्छी खासी रोजगार का साधन है, समतल भूमि है, नदियां वगैरह है आपस में, तो लोग वहीं बसेंगे। कोई पहाड़ों पे पत्थरों पे जाके क्यों बसेगा। अब आपके सामने ऑप्शन हो कि आप मान लीजिए बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और आपके सामने दो जगह रोजगार का ऑप्शन है कि या तो आपको जैसलमेर में बसना है और या आपको बसना पड़ेगा जयपुर में, या जैसे आसपास का और कोई अजमेर है या आसपास की और कोई सिटी है, और दोनों में समान रोजगार के साधन है, तो आप कहाँ बसना पसंद करेंगे। तो ज्यादातर जो क्या जहां तक मेरा मानना है, लोग इधर ही जयपुर या अजमेर या इस तरफ के क्षेत्र की ओर ही आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि साहब जैसलमेर में वो ताती ताती चलेगी, बढ़ती बढ़ती लू धोरे ही धोरे हैं। तो व्यक्ति जो है वो सुख चाहता है जीवन में, कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं रहना चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं जीवन में दुख जो है उसका वहन करूं, तो आसान बनाना चाहता है लाइफ को। जनसंख्या समस्या, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि भी अधिक है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसमें ऐसा कोई समझाने वाले जैसा है नहीं। भाई जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधन आपके पास कम पड़ेंगे। देखिए जो दूसरे कंट्री हमारे सामने आज डेवलप कंट्री हैं, तो कभी कभी हम भारत की तुलना करते हैं उनसे, तो हम कहते हैं ब्रिटेन इतना डेवलप है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है। उनका डेवलप का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि वहां जनसंख्या कम है भारत की तुलना में। और दूसरा रीजन ये है कि भारत में आज भी बहुत सी चीजें, हम पुरानी चीजों पे चले जा रहे हैं। आज भी दुनिया जो है भारत में वो मतलब उनके जीवन के रोजगार का ही एक बहुत बड़ा संकट है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का। तो बहुत से कारण है, भारत को अभी डेवलप कंट्री में आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा अभी। तो ये चीजों का प्रभाव पड़ता है इसमें। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान कम किया जा सकता है। तो जन्म दर जो है उसको कम किया जाए। जन्म दर कम कैसे होगी भाई, लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आपकी कम संतान है, आप उसका बेहद अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। मैंने आपको एक पाकिस्तानी फिल्म थी बोल, थी वो पाकिस्तानी मूवी, लेकिन मैंने मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से अगर कोई फिल्म है तो वो एक बोल फिल्म भी है, जिसमें एक संदेश भी है। पूरा जीवन कैसे दिखाया कि एक तरफ बच्चे पर बच्चे हैं, उनका कोई पालन पोषण की सुविधा नहीं, लेकिन ये है कि सब बच्चे तो बस अल्लाह के नाम पे बच्चे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वही एक दूसरा मुस्लिम परिवार है, चूंकि पाकिस्तान का है तो मुस्लिम फैमिली पे है। वो एक सोच दिखाई है, परिवार दोनों ही मुस्लिम परिवार हैं उसमें। एक परिवार में दो ही बच्चे हैं, उसके आदमी की आमदनी कम है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान है, दूसरे वाला वो क्या होता है, डॉक्टर, वो होता है वो हाकिम होता है, जाना पहचाना नाम है, पूरे परिवार में, पूरे सोसाइटी में सब में इज्जत है। लेकिन उस आदमी की सोच ये है कि जितने ज्यादा बच्चे हों ठीक है, ये तो हो जाते हैं, सब 6 हो गए, 7 हो गए, लड़कियां हो रही है, खूब हो रहा है। वो आदमी बस हर बार यही है कि कभी कुछ होता नहीं तो उसको टेंशन हो जाती है कि इस साल कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो वो उस सोच को दिखाया गया, वो इतनी मार्मिक तरीके से दिखाया गया है कि उस बेटी वो कैसे जीवन, इतने प्रताड़ित होते हैं उसके बच्चे आदमी के। और लास्ट में दी एंड में वो बेटी अपने, जब उसका बाप उनकी माँ को और पीटता है बुरी तरीके से जानवरों की तरह, और लास्ट में वो बेटी जो होती है वो अपने बाप को मार देती है, फिर उस बेटी को फांसी होती है। तो उस समय वो कहानी बताती है कि पूरा, आप उस फिल्म को देखेंगे आपको वास्तव में लगेगा कि एक व्यक्ति की केवल एक सोच की बात है। मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया था नजरिए का, कि एक व्यक्ति का जीवन में नजरिया क्या कुछ बदल सकता है। इस व्यक्ति का नजरिया ये था, तो देखिए 2 बच्चे हैं, आमदनी कम है, लेकिन फिर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जीवन में सफल हैं। और एक तरफ ये व्यक्ति है कि घर घर से बाहर कोई नहीं निकलेगी,
घर से बाहर कोई जाएगी नहीं, घर में ही बैठे रहो और हमेशा उन पर झगड़ा करना, चिल्लाते रहना। बड़ा मार्मिक तरीके से उस चीज को दिखाया गया है। तो लोगों को जागरूक इसके लिए करना पड़ेगा कि भाई जनसंख्या कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो उतना ही आप उनको बेहतर भविष्य दे पाओगे। वो लड़की जो लास्ट में उस मूवी के अंदर बोल में कहती है, वो लास्ट में यही बात कहती है कि अगर किसी को मारना जुर्म है तो किसी को पैदा करना जुर्म क्यों नहीं है? अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? और ये सवाल छोड़ करके वो चली जाती है और उसको फांसी हो जाती है। तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है वो फिल्म। फिर है साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और बोध और विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। तो साक्षरता लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर, तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का है और लिख या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है, जिनमें पुरुषों की जो है वो 82.14 और महिलाओं की 65.46। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 93.51% है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 63.82। तो यह आंकड़ा आपके लिए बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण है। 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर है 74.04 और उसमें पुरुषों की 82.14 और महिलाओं की 65.46। तो 74, 82, 65। तो देखिए, पहले आपसे कभी भी चीजें पूछते हैं तो एवरेज आंकड़े ऐसे आते हैं कि कुल क्या है, फिर वो आपसे पहले मेल का आएगा, फिर फीमेल का पूछता है। ये एक एवरेज है। तो इसको ऐसे याद कर लो, 74, 82, 65, लगभग एवरेज 74, 82, 65। 74 ओवरऑल साक्षरता दर, पुरुषों की ज्यादा है तो 82, उससे वापस कम कर दो 65 महिलाओं की। 74, 82, 65। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 93.51% है और सबसे कम साक्षरता दर कहां की है? बिहार की। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ये 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। ये राजस्थान का आंकड़ा बता रहा है। राज्य की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51 और महिलाओं की 52.66 है। तो ओवरऑल अगर हम राजस्थान की साक्षरता देखें तो भारत की तुलना में कम है। पुरुषों की साक्षरता भी भारत की तुलना में कम है और महिलाओं की जो साक्षरता है वो भी भारत की महिलाओं की तुलना में कम है। तो 67, 80 और 52.66। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। हालांकि देखिए, आजकल लड़कियां फिर भी जो है वो पढ़ाई गांव में कर रही है, फिर भी लोगों का जो गांव में आज भी ये उनको लगता है कि जो है इसका फटाफट ब्याह करो और जो है ताकि अगले की जिम्मेदारी हो। कहीं ना कहीं ये सोच है, तो उस कारण से भी क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है। बाकी गांवों के अंदर आजकल बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ चुका है। लड़कियां बहुत पढ़ रही है और लोग भी बहुत जबरदस्त जागरूक में हैं। बहुत जबरदस्त जागरूक, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आने वाले 10 साल में या 2021 के जो आंकड़े होंगे उसमें आपको बहुत चेंज मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि मैं देख रहा हूं समाज में लोगों में काफी जागरूकता है। राजस्थान में पिछले साक्षरता वृद्धि दर हुई। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48% सर्वाधिक है और सबसे कम साक्षरता दर है जालोर की 55.58%। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां है? कोटा में। भारत में सबसे ज्यादा कहां है? केरल में। तो यहां भी के है, कै से शुरू है, और यहां भी कै है। वहां केरल है, यहां कोटा है। और वहां सबसे कम है बिहार, भारत में। तो राजस्थान में अंदर यहां जिला सबसे कम कौन सा है? जालोर। सबसे राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे कम है, तो 55.58।
राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रमों जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान और प्रोत्साहन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इत्यादि के कारण संभव हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें कस्तूरबा गांधी, ये सब जो कई योजनाएं हैं, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण, छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, अन्य बालिका प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। तो सरकार देखिए अपनी ओर से शिक्षा में बहुत परिवर्तन कर रही है। ये इस तरह की काफी सुविधाएं दे रही है कि लोग हैं जो वो पढ़ाई कर सकें। अब आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य तथा स्थान के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे 1000 प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 940। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक है और हरियाणा का लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य है, यहां लिंगानुपात 877 है। तो दोस्तों केरल के अंदर जो है वो 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, जबकि हरियाणा के अंदर लिंगानुपात है वो कम है, 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं। तो आपने कई बार जो एक सत्यमेव जयते नाम से जो आमिर खान का सीरियल भी आता था, उसमें इस चीज को उठाया गया था एक बार। तो उसमें ये चीज जो हरियाणा वाले हैं उनको भी दिखाया था, 40 साल हो गई, 45 साल के हो गए, 48 साल के हो गए, 50 साल के हो रहे हैं, शादी करने के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रही। तो वो लड़कियां होगी कहां से, जब भाई पैदा होते ही क्या है उनको मार दिया जाता था। एक सीरियल भी इसी पे बना था एक बार, ना आना इस देश लाडो, ये एक सीरियल था। तो उस सीरियल के अंदर इस समस्या को दिखाया गया था। वो अम्मा जी नाम की एक मजबूत पावरफुल महिला होती है वीरपुर गांव की। मैं कभी सीरियल देखता नहीं हूं ना, ये कोई मुझे पसंद, लेकिन ये वाला जो सीरियल था ये थोड़ा टॉपिक अलग था इसका, और ये मुझे अच्छा लगा। ये पहला सीरियल था जो मैंने मेरी लाइफ में कभी सीरियल कोई देखा होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें किस तरह से हरियाणा की पृष्ठभूमि दिखाई है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। वो बच्ची जो ही जन्म लेती है उसको दूध की बाल्टी के अंदर की क्या क्या हुआ है भाई, कि लड़की हुई है, लड़की हुई है तो पार लगा दो इन्हें, पार लगा दो मतलब मार दो उसको, या तो कहीं उसको मिट्टी में बूर के आ जाते, या दूध की बाल्टी है उसमें उसको डुबो देते, वो बच्ची मर जाती। तो इस तरीके से जो है वो अ, लड़कियों के जन्म लेते ही उनको मारने का जो एक परंपरा सी चल जाती है। ये जैसलमेर के अंदर या कहाँ की कहानी है मुझे याद नहीं आ रही। 150-200 साल बाद बारात गई यहाँ पे। समय बदल चुका था, भारत भी आजाद हो चुका है, आजादी के 60-70 साल से ऊपर निकल गए, लेकिन फिर भी वो परंपरा लोगों ने चला रखी थी कि इस गांव में बेटी लेते ही उसको मार देते थे। वो एक महिला थी, उसने अपनी बेटी के जन्म लेते ही कह दिया कि साहब कोई मरे हुई पैदा हुई है, और उसको अपने उसने पीहर भिजवा दिया, वहां वो लड़की बड़ी हुई। फिर जब वो 17-18 साल की हुई तब ये चीज सामने आई। तो व्यक्ति की सोच बदलना बड़ा, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को बदलना, और खास करके 40-45 साल बाद, भाई मैंने मेरे जो जीवन में देखा है 25-30 साल सबसे आसान सोच बदलना होता है, लगभग 30 साल तक। यहां तक एक सोच अगर बदलनी है तो बदल जाती है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो सोच बदलना बहुत भयंकर है। वो जो जिन आ जाए ना अगर अल्लादीन वाला, तो वो भी सोच नहीं बदल सकता। 40-50 साल, 60 साल, 70 साल मरना मंजूर है साहब, लेकिन सोच हमारी नहीं बदलेंगे हम। बड़ा भारी संकट है इस चीज को, इसका इलाज तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 926, जो कि 2001 के 21 की तुलना में बढ़ा है। राजस्थान का कितना है, 926 है। तो 2011 का लिंगानुपात 1901 से अब तक की सभी जनगणनाओं में सबसे अधिक है, जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है।
लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या मानी जाती है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकता है। तो लड़कियों का जन्म हो जाए, इसके लिए भी सरकार को लड़ना पड़ रहा है कि भाई बच्चे का जन्म हो, क्योंकि लिंगानुपात लिंग चेक करवा लेते हैं बच्चे का, माता के गर्भ में होता है, चेक करवा लेते हैं, कुछ रुपए दे देंगे उसको, बता देंगे भाई लड़का है कि लड़की है, वो कहेगा साहब लड़की है, तो उसको पेट में ही खत्म करवा देते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में 990 और राजसमंद में 998 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। तो ये आंकड़े हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन ही क्या कहलाता है? नगरीकरण। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि हुई और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। एक और जहां नगरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण व सामयिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक है। भाई एक प्रकार से हम जब नगरों की संख्या बढ़ती है तो हम कहते भी हैं साहब यहाँ लोग आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे संकट भी तो हैं। उतने प्राकृतिक संसाधन वहां नहीं होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। गत वर्षों की जनगणनाओं में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गांवों में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा और अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना है। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण और 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, यानी लगभग 70% ग्रामीण है। और ये आगे आंकड़े वगैरह बताए गए हैं। यह आपसे पूछ सकता है कि 121 करोड़ में से कितने ग्रामीण हैं? 83.3 करोड़ और शहरी 37.7 करोड़ के लगभग, यानी 70% आज भी क्या है? ग्रामीण। अब ये देखेगा, ये 1901 है, ये 2011। 1901 में ये ग्रामीण बताए हैं कि उस टाइम कितने थे? लगभग 89.2%। और अब कितने रह गए? 70%। यानी इतने बीच में पलायन कहां हो गया? शहरों की ओर। उस समय शहरों में क्या था? 10.8% था पलायन जो है वो। अब कितने हो गए? 30% शहरी हो चुके हैं, क्योंकि गांव वाले इतने लगभग 20% के आसपास कहां आ गए? शहरों में। तो आंकड़ा उस टाइम लगभग ये 90-10 का मान लीजिए एवरेज आप। 90% ग्रामीण, 10% शहरी, और 100 सालों में 70% ग्रामीण रह गए, 30% शहरी हो गए। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग ग्रामीण और शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। हालांकि शहरी क्षेत्र की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान की 3/4% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। तो राजस्थान के स्तर पे देखें तो लगभग 75% ग्रामीण है और लगभग 25% शहरी है। अब आता है जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम में नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर क्या क्या है वो चीजें बताई हैं। और देखिए, सरकार विवाह की आयु अब बढ़ाने के कगार पर है। ऐसा कुछ टाइम से आ रहा है कि विवाह की आयु जो है वो लड़कियों की जैसे 18 वर्ष है, तो इसको आयु बढ़ा करके ज्यादा कर सकती है। मिनिमम आयु की किसी लड़की का विवाह होता है तो उसकी आयु 18 साल कम से कम होनी चाहिए। उससे कम में कोई विवाह करता है तो कोई शिकायत करे तो उस विवाह को रोका भी जा सकता है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया,
परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के लिए नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कई चेंज हुए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, 30 से उससे कम करना, और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों को छुटकारा देना लिए, और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम है। ये सब इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के कई कार्यक्रम हैं। राजस्थान की जनसंख्या नीति, तो राजस्थान का क्या है? राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ पर 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र है। महिला साक्षरता 52.66% है। सामाजिक चेतना सोचनीय स्तर पर है। महिलाएं आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने को ही अधिक महत्व देती है। तो आज भी देखिए गांवों के अंदर जो है, शहरों के अंदर सरकार इतनी सुविधाएं करती है, आपके यहाँ बच्चा होगा आपको इतने किलो घी मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, लड़की होगी तो ये सुविधा मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल में भी बच्चे का जन्म होगा तो भी आपको इतनी कुछ पैसे देते हैं उसमें, क्योंकि दाई के द्वारा जो प्रसव कराया जाता है, हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं वगैरह होती है, कोई समस्या हो तो उसको संभाला जा सकता है। तो वो है बच्चे के स्वस्थ और जीवित रहने की कम संभावना के कारण अधिक बच्चों का जन्म, कम आयु में विवाह है और लड़का पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्म दर और शिशु मृत्यु दर अधिक रहती है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान से अलग गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो ये योजनाएं हैं सरकार के द्वारा कई चलाई जाती हैं। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में जन मंगल जोड़ परिवार कल्याण के तहत साधनों उपलब्ध करवा रहे हैं। मतलब परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत महिलाओं की अहम भूमिका, महिलाओं की जो अहम भूमिका है, अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा और परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे अब आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए, ये हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ये लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी भी बुक में होंगे, तो आप इन सबको जो है वो रिवाइज करें। 2011 का क्या आंकड़ा है, फिर ये पॉइंट हैं कई, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। और कुछ ये पॉइंट हैं। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में आपके इस बुक का एक और चैप्टर बचा है, परिवहन और संचार, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। उसके बाद में जो है हम 6 क्लास की जो पॉलिटी है वहां से आपका शुरू करेंगे पॉलिटी का। और जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं, जो 500 वाली जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें ज्योग्राफी का भी चल रहे हैं चैप्टर। इसके बाद में ज्योग्राफी का जब उसमें कंप्लीट हो जाएगा तब हम 6 क्लास की पॉलिटी से करवाएंगे उसमें टेस्ट पेपर। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिटी वाले, उसके बाद आपके रीट के यूनिट वाइज एसएसटी की जो 12 यूनिट है, 1 से 12, जिसमें 2 यूनिट शिक्षण वाली भी है, शिक्षण विज्ञान को, उन सब के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, पूरी तरह कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो वो अपलोड करेंगे। तो चरण बाय चरण काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है चीजें, आप साथ साथ में तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।